हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग जोन एक्सप्लोरिंग केमिस्ट्री। तो हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर और पिछले वीडियो में हमने कवर किया था हेनरीज लॉ और आज हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है। व्हाट डू वी मीन बाय वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर मीन्स द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय वेपर्स। ओके, अब ये वेपर्स अगर हम बोल रहे हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, तो कौन सी वेपर्स की बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली जो लिक्विड गैस फेज में कन्वर्ट हुआ है, दैट वेपर। सो बेसिकली लिक्विड जो गैस में कन्वर्ट हुआ है इवेपोरेट होने के बाद, दैट गैस मॉलिक्यूल्स जब एक्सर्ट करेंगे प्रेशर, तो दैट प्रेशर विल बी नोन एज वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे हम बेसिकली लिक्विड सॉल्यूशंस की ही बात कर रहे हैं। अब लिक्विड सॉल्यूशन जब हम बोलते हैं तो लिक्विड सॉल्यूशन बेसिकली कैसे बनता है? जिसमें हमारा सॉल्वेंट लिक्विड होता है और उसमें सॉल्यूट हमारा गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, एनी ऑफ द स्टेट, बट सॉल्वेंट हमारा लिक्विड होना चाहिए। सो इस वीडियो में हम बेसिकली जो दो टाइप के लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, दैट इज लिक्विड सॉल्यूशन एंड सेकेंड वन इज सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लिक्विड सॉल्यूशन को कवर करेंगे एंड आने वाले वीडियो में वी विल कवर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो बेसिकली आई होप वेपर प्रेशर का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये टर्म एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। तो से लेट अस अज्यूम, हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं ऑफ अ बाइनरी सॉल्यूशन। नाउ आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से बना है और यहाँ पे जो हमारा दो कंपोनेंट है वो बेसिकली लिक्विड और लिक्विड, यानी कि दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड फेज में हैं। ओके, यानी कि लिक्विड इज मिक्सड इन लिक्विड, सो इट्स अ लिक्विड सॉल्यूशन ओनली, बट कौन सी कैटेगरी का है? लिक्विड सॉल्यूशन, यानी लिक्विड इज मिक्सड इन लिक्विड एंड बोथ द लिक्विड्स आर वॉलेटाइल। यस, यहाँ पे जो हमने सॉल्यूशन लिया है उसमें दोनों लिक्विड्स जो हैं वो वॉलेटाइल नेचर के हैं। I hope everybody is clear with volatile and non-volatile terms. See, volatile का मतलब होता है वो मॉलिक्यूल्स जो वेपोराइज हो जाएं, इवेपोरेट हो जाते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को, ऐसे सब्सटेंस को हम वॉलेटाइल सब्सटेंस बोलते हैं। और जो सब्सटेंस इवेपोरेट नहीं हो पाते हैं उनको हम नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर इवेपोरेट होके गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स गैसेस फेज में एंटर कर जाते हैं, तो वो एक वॉलेटाइल लिक्विड का एग्जाम्पल है। वहीं पे अगर हम NaCl को लेते हैं तो वो लाइक गैस फेज में कन्वर्ट नहीं हो पाता है एंड हेंस वो एक नॉन वॉलेटाइल का एग्जाम्पल है। ओके, नाउ वी विल मूव फर्दर। सो लेट अस कंसिडर, एक ऐसा हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, लिक्विड सॉल्यूशन, जो कि दो लिक्विड्स, दो वॉलेटाइल लिक्विड्स का मिक्सचर है। हियर आई हैव शोन अ पिक्चर, इट्स अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड्स। इसमें दो लिक्विड्स हैं जो कि वॉलेटाइल नेचर के हैं, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे इफ़ यू सी, जो मैंने ऐसे बार शेप में बनाया हुआ है, दैट लेट अस अज्यूम कि वो कंपोनेंट 1 है, और जो ये डॉट्स दिखा रखे हैं दैट इज़ माय कंपोनेंट 2, सेकेंड लिक्विड। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर कंटेनर को कवर कर देती हूँ, ऊपर से कवर कर देती हूँ, तो व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली द लिक्विड विल स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। यस, क्योंकि जो सरफेस में पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, दे विल गेट इनफ एनर्जी सो दैट दे कैन एंटर इनटू द गैसियस स्टेट। सो व्हाट विल हैपन? लिक्विड में से जो कंपोनेंट 1 के मॉलिक्यूल्स है वो लिक्विड फेज से गैसियस फेज में एंटर करेंगे। सिमिलरली क्योंकि कंपोनेंट 2 भी वॉलेटाइल है तो वो भी अपने लिक्विड फेज से गैसियस फेज में एंटर करेगा। एंड क्योंकि दोनों के दोनों लिक्विड्स ऊपर गैस फेज में यानी कि वेपर फेज में एंटर करेंगे, तो दोनों लिक्विड्स क्या हैं, एक टाइम आएगा जब दोनों
का अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे दैट दे विल स्टार्ट एक्सर्टिंग प्रेशर on the surface of this liquid since this particular container is closed. That is why we are talking about the pressure. तो let us assume कि component 1 जो है it is exerting a certain pressure P1. It is exerting a partial pressure of P1 and it is having a mole fraction chi1. Similarly for component 2, let us assume कि it is exerting a partial pressure. Partial pressure, if we are talking, means it is exerting pressure in its gaseous phase, vapor phase. So let us assume कि जो component 2 है उसका partial pressure P2 है and उसका जो mole fraction है वो chi2 है. Okay, so ये P1 and P2 क्या है? These are the partial pressures of component 1 and 2 respectively. Now आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ हम देख लेते हैं. यहाँ पे I have shown another picture where in this beaker I have taken only a single component. Let us, I am from this example only I am connecting it कि जो मेरा component 1 यहाँ पे मैंने component 1 and 2 का मिक्सचर लिया है, यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल सॉल्वेंट लिया है. तो लेट सी जो component 1 है मैंने इस बीकर में component 1 को डाला है और इस बीकर में component 2 को डाला हुआ है. तो whatever pressure this component 1 will create, that will be the partial pressure of that particular लिक्विड ओनली. सिंस ये लिक्विड अकेला है, इसके साथ कोई और लिक्विड का मिक्सचर नहीं है, तो जो ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है इसको हम यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ना बोल के प्योर मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट करके बोलेंगे. यहाँ पे हमने ये टर्म यूज़ करना है प्योर कंपोनेंट. वाई? बिकॉज द component which is present in the beaker, that is only and only component 1. So purely the pressure is only of one component. So इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? P1 नॉट. सेम केस विथ सेकेंड कॉम्पोनेंट. अगर मैंने इस बीकर में सेकेंड कॉम्पोनेंट लिया हुआ है तो वट एवर प्रेशर इट विल बी क्रिएटिंग दैट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ कॉम्पोनेंट 2 ओनली. तो इसीलिए दिस इज द प्रेशर क्रिएटेड बाय प्योर कॉम्पोनेंट 2. सो P2 नॉट. सो जो नॉट यहाँ पे दिखाया हुआ है दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन फॉर प्योर कॉम्पोनेंट. लेकिन जैसे ही हम इन दोनों का मिक्सचर ले लेते हैं तो वट एवर प्रेशर दे आर क्रिएटिंग दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्रेशर, है ना, क्योंकि दोनों ही लिक्विड के प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट हो रहे हैं ऑन द अपर सरफेस. सो यहाँ पे द टर्म विच वी विल बी यूजिंग इज पार्शियल प्रेशर. P1 एंड P2 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. बट प्योर कॉम्पोनेंट की जब हम बात करते हैं तो P1 नॉट और P2 नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट मीन्स ओनली एंड ओनली सिंगल कॉम्पोनेंट वहाँ पे लिया गया है. सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को स्टडी किया था एक फ्रेंच केमिस्ट ने जिनका नाम था फ्रेंकोइस मार्ट राउल्ट. उन्होंने इस पर्टिकुलर केस को वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन वाली कंडीशन को स्टडी किया था एंड ही गेव अ लॉ दैट इज नोन एज राउल्ट्स लॉ. एंड द लॉ सेज दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in solution. I'll repeat it once again. For a solution of volatile liquid, जो ये solution हमने ले रखा है, for a solution of volatile liquid, दो volatile liquids का ये solution है, the partial vapor pressure of each component, हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. वो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट है, यानी कंपोनेंट 1 का पार्शियल प्रेशर P1 है और कंपोनेंट 2 का पार्शियल प्रेशर P2 है. तो ये जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन. वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके रिस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन के जो कि सॉल्यूशन में है. ओके, द मोल फ्रैक्शन present in the solution. So it is like कि जो, so how can we write this particular law? How can we show it? Like for example component 1 के लिए if I want to write this, so P1 will be directly proportional to chi1. This is partial pressure of component 1 directly proportional to the mole fraction of component 1 present in solution. Same case I can write for component 2. Partial pressure of component 2 is directly proportional to chi2, that is mole fraction of component 2.
सिंस प्रोपोर्शनैलिटी लगा हुआ है यहाँ पे साइन, सो टू रिमूव इट यू नो दैट कि हमें कांस्टेंट वैल्यू रखनी होती है. सो वी रिमूव दिस एंड पुट अ कांस्टेंट वैल्यू, एंड हियर आवर कांस्टेंट वैल्यू इज P1 नॉट एंड P2 नॉट. So P1 is equal to P1 naught chi1 and P2 is equals to P2 naught and chi2. Now remember P1 naught and P2 naught are what? अभी इससे पहले ही मैंने आपको बताया था P1 naught is pure vapor pressure, या we can say vapor pressure of pure liquid. जो component 1 है वेपर फेज में सिर्फ जब हम इंडिविजुअली सिर्फ P1 की बात करते हैं, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं, तो दैट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 P1 नॉट है और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2 P2 नॉट है. तो क्योंकि ये कांस्टेंट रहने वाला है, ये चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि इंडिविजुअल कंपोनेंट का है, सो दैट इज़ वाई हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटा के वी पुट दिस कांस्टेंट वैल्यू P1 नॉट. सो फॉर अ पर्टिकुलर लिक्विड दिस P1 नॉट या P2 नॉट जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट रहती है. Okay, so this is according to the Raoult's law we have written here. क्योंकि दो लिक्विड्स का सॉल्यूशन था तो दोनों लिक्विड्स के लिए पार्शियल प्रेशर का हमने रिलेशन यहाँ लिख दिया है. अब ये क्योंकि मिक्सचर है और यहाँ पे कुछ प्रेशर यहाँ एग्जर्ट हो रहा है, दोनों ही लिक्विड अपना अपना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, बट देयर इज समथिंग विच इज़ टोटल, सम टोटल प्रेशर क्रिएट हो रहा है, दोनों का प्रेशर जोड़ के ओवरऑल प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट हो रहा है. सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है दैट कि जो P टोटल होता है, यानी कि जो टोटल प्रेशर यहाँ पे काम कर रहा है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर्स, है ना, इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स. क्योंकि दो कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर यहाँ पे थे P1 एंड P2, दो वेपर्स यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं दो लिक्विड्स की. सो जो टोटल प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट हो रहा है दैट विल बी सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ component 1 and 2. So according to the Dalton law we can write it into this relation. The relation is P total equals to P1 plus P2, यानी कि इंडिविजुअल कंपोनेंट का सम कर देंगे आप, पार्शियल प्रेशर का सम कर देंगे. नाउ बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज, लेट अस सब्सटीट्यूट द वैल्यूज. P1 हमने यहाँ पे लिखा था P1 नॉट chi1, so I have substituted the value P1 naught and chi1. P2 के लिए similarly I will substitute P2 naught and chi2. Now what can I do? We have already studied in our previous videos कि जो chi1 और chi2, क्योंकि ये बाइनरी सॉल्यूशन है, इट मीन्स दो मोल फ्रैक्शंस यहाँ पे होंगे दो कंपोनेंट्स के, तो chi1 प्लस chi2 विल बी इक्वल टू 1, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. सो आई कैन राइट chi1 एज 1 माइनस chi2. So I can use this particular thing here. Let me substitute this chi1 as 1 minus chi2 from here. Okay, so that I can get a common value. So P1 naught 1 minus chi2 plus P2 naught chi2. So if you now here we will solve it further. We will get P1 naught minus chi2 plus P2 naught chi2. ये वैल्यू जब हम स्प्रेड कर देंगे तो हमें यहाँ पे ये रिलेशन मिलेगा, P टोटल इक्वल्स टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट chi2 प्लस P2 नॉट chi2. ना अगर तुम इस रिलेशन को ध्यान से देखो तो यहाँ पे chi2 जो है वो कॉमन है, तो लेट अस रिमूव दिस कॉमन थिंग आउट, बाहर निकाल लेते हैं. तो chi2 बाहर निकाल लिया तो हमारा अंदर जो रह गया क्या है, P1 नॉट प्लस P2 माइनस P1. अब P2 माइनस P1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे है माइनस P1 नॉट एंड प्लस P2 नॉट. वी हैव रीअरेंज्ड इट सो एज, ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए तो हमने इसको रीअरेंज कर दिया है. P2 को इधर ले आए हैं और माइनस P1 को इधर ले आए हैं, मीन्स द सेम ओनली. सो P1 नॉट प्लस होल ब्रैकेट P2 नॉट माइनस P1 नॉट chi2. So this is the relation for total vapor pressure that is exerted by the mixture of two liquids, two volatile liquids. Now seeing this particular expression, we can conclude certain points from this particular relation, and we can also plot a graph between vapor pressure and mole fraction. But let us first discuss what conclusion we can make out from this relation. अगर हम इस रिलेशन को ध्यान से देखें तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है
ओवर द सॉल्यूशन, जो टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वर्क कर रहा है यहाँ पे, दैट इज रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन ऑफ द कॉम्पोनेंट। कैन यू सी, पूरे रिलेशन में आपको chi2 दिख रहा है, chi1 नहीं दिख रहा है। तो इस रिलेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर है, दैट इज रिलेटेड टू एनी वन ऑफ द मोल फ्रैक्शन, किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यस, हियर वी कैन सी दैट chi2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देन another point which we can make out here, if we plot a graph here, can you see we have plotted a graph जो कि जिसमें y एक्सिस में हमने वेपर प्रेशर लिया है एंड x एक्सिस में हमने मोल फ्रैक्शन लिया हुआ है, सिंस दिस एक्सप्रेशन इज दिस chi2 मोल फ्रैक्शन फॉर कंपोनेंट 2 को लेके हमने किया हुआ है। सो यहाँ पे इफ़ यू सी जो टोटल वेपर प्रेशर है दैट इज of the solution, it varies linearly with the mole fraction of component 2. If you see here component 2, ये जो टोटल वेपर प्रेशर का ग्राफ दिख रहा है वो किस तरह से एक लीनियर लाइन बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है विद विच कैन बी रिलेटेड विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, क्योंकि जो chi2 है, chi2 कैसे इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम हेयर टू हेयर, इट इज़ इंक्रीजिंग दिस वे। अगर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं ये ग्राफ, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट ऐसा है नहीं। सी, यहाँ पे हमने दोनों एक्सिस को साथ में दिखाया हुआ, मीन्स दोनों साइड्स दिखा रखी हैं। लेट अस अज्यूम कि एट दिस एंड जो हमारा chi1 है, कंपोनेंट 1 है, वो अपने मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ इक्वल टू 1। तो अगर हमारे बीकर में, सपोज फॉर एग्जांपल मेरे बीकर में सिर्फ कंपोनेंट 1 है, तो कंपोनेंट 1 है यानी कि मेरा कंपोनेंट 1 का ही मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम लिमिट में है। ओके, तो दैट टाइम मेरा जो कंपोनेंट 2 है वो क्या है, 0 है, यानी कि नथिंग इज देयर। फिर क्या है, इस एंड में क्या हो रहा है, मेरा जो chi1 है वो धीरे धीरे 0 हो गया है और जो मेरा chi2 है वो धीरे धीरे बढ़ गया है। व्हाट डज इट मीन कि सपोज मैंने जो बीकर लिया है उसमें पहले सिर्फ कंपोनेंट 1 था, फिर मैंने उसमें कंपोनेंट 2 डालना शुरू किया। कंपोनेंट 2 डालना शुरू किया मीन्स मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ chi2 क्या होने लग गया, धीरे धीरे बढ़ने लग गया। एंड ऐसा एक सिचुएशन आएगा, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ये कंडीशन आ जाएगी कि लास्ट में मेरा जो chi2 है यानी कंपोनेंट 2 है सिर्फ वही बचेगा उस बीकर के अंदर। यानी इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था सिर्फ कंपोनेंट 1 में, पर धीरे धीरे मैंने उसमें कंपोनेंट 2 डालना स्टार्ट किया। कंपोनेंट 2 जैसे ही डाला, कंपोनेंट 2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग गया और कंपोनेंट 1 का कॉन्सेंट्रेशन घटने लग गया। तो वी विल गेट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन कि स्टार्टिंग में हमारा कंपोनेंट 1 था, उस वक्त हमारा कंपोनेंट 2 0 था। धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने कंपोनेंट 2 डालना शुरू किया, मेरा 1 डिक्रीज होने लग गया एंड एट लास्ट उसका कॉन्सेंट्रेशन 0 हो गया। एंड धीरे धीरे कंपोनेंट 2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग गया एंड एट लास्ट वो फुल्ली, यानी कि सिर्फ बीकर में कंपोनेंट 2 ही रह गया है। अब अगर हम ऐसी सिचुएशन में इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन का, तो वी ऑलरेडी नो कि जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, यानी कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी, मोल फ्रैक्शन जो है वो बढ़ता जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा उस पर्टिकुलर का। सो इस हिसाब से अगर मेरा इस एंड में सिर्फ कंपोनेंट 1 है और यहाँ पे 0 है, तो ये जो ग्राफ मेरा ये आ रहा है दिस वन, कैन यू सी दिस पर्टिकुलर जिसके ऊपर P1 लिखा हुआ है। सो इट विल बी शोइंग अ ग्राफ, अ लीनियर लाइन, एक लीनियर लाइन बन रही है और एक पॉइंट आ रहा है मैक्सिमम पॉइंट, एंड दैट मैक्सिमम पॉइंट इज जहाँ पे मेरा जो कंपोनेंट 1 है वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में है। तो दैट मैक्सिमम पॉइंट इज माई P1 नॉट, यानी कि प्योरली कंपोनेंट 1 है। दिस सिचुएशन जब मेरा बीकर में सिर्फ कंपोनेंट 1 है तो मेरा जो वेपर प्रेशर दैट इज इक्वलेंट टू P1 नॉट, प्योरली कंपोनेंट 1 है तो सिर्फ P1 नॉट। So that is why this maximum point which I am getting on my y-axis, that is P1 naught, since the mole fraction is at its maximum concentration, अपने maximum limit में है first component का। Similarly अगर हम second के लिए देखें, so second के लिए यहाँ पे 0 था, means it will start rising from here, क्योंकि जैसे जैसे मोल की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है और वाइस वर्सा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है हमारा मोल की वैल्यू बढ़ेगी। सो यहाँ पे जैसे जैसे मोल बढ़ रहा है हमारा वैसे वैसे हमारी प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है एंड वी आर रीचिंग एट अ मैक्सिमम पॉइंट
जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा कंपोनेंट 2 प्रेजेंट है। तो जहाँ सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट 2 प्रेजेंट हो कंटेनर में, उस कंडीशन में जो प्रेशर हमें मिलता है दैट इज ओनली ऑफ component 2. So P2 naught. So we have P2 naught on that end. Okay. So P1 naught at this end and P2 naught on this end. So these two graphs are clear. This graph is for like second component. यहाँ सबसे minimum limit and increasing and maximum limit. So maximum point P2 naught. Similarly, component 1 के लिए this is minimum limit and this way it is increasing maximum point. So this is P1 naught. The region behind these two, P1 naught and P2 naught, that is actually my P total. So P total is equal to P1 plus P2. So मेरी जो P total की वैल्यू आएगी that is something between P1 नॉट एंड P2 नॉट के बीच में कहीं वैल्यू आएगी। ओके, जिसकी लोएस्ट लिमिट P1 हो सकती है एंड मैक्सिमम लिमिट P2 नॉट हो सकती है। इन्हीं दो लिमिट्स में, एक्सट्रीम लिमिट्स में, इन दोनों एक्सट्रीम लिमिट्स के बीच में ही P टोटल की वैल्यू आएगी। आई होप दिस ग्राफ इज क्लियर टू एवरीवन। अब अगर हम लेट अस सपोज हमने अभी मोल फ्रैक्शन की बात की थी दैट इन सॉल्यूशन फेज में, लेकिन अगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्योंकि दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन इट्स गैशियस फेज ऑल्सो, गैशियस फेज में भी तो कंपोनेंट 1 और 2 है। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन इन गैस फेज में जानना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2 गैशियस फेज में जानना है, वेपर फेज में जानना है। सॉल्यूशन फेज में तो काई 1 एंड काई 2 है, बट अगर मुझे गैस फेज में जानना है या वेपर फेज में जानना चाहती हूँ तो हाउ कैन आई कैलकुलेट? सो इन दैट केस I will represent that mole fraction by letter Y. तो अगर मैं Y से represent करती हूँ mole fraction in vapor phase, तो my Y that यानी कि component 1 या component 2 का जो भी मेरा mole fraction होगा vapor phase में, it can be calculated as Pi, this is a general equation, Pi upon P total. यानी कि अगर मैं कंपोनेंट 1 के लिए निकालती हूँ तो मेरा एक्सप्रेशन होगा y1 इक्वल्स टू P1 अपॉन P टोटल, यानी कि टोटल वेपर प्रेशर में से द प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय फर्स्ट कंपोनेंट दैट विल बी द वैल्यू फॉर y1, एंड अगर मैंने y2 का निकालना है तो मेरा हो जाएगा P2 अपॉन P टोटल, यानी कि टोटल वेपर प्रेशर में से सेकेंड कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो अगर हम रख रहे हैं तो वी विल बी गेटिंग y2. सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रीअरेंज्ड एंड कैन बी रिटन इन दिस वे ऑल्सो. सो दिस एक्सप्रेशन इज एक्चुअली giving us the idea or telling us how we can calculate mole fraction in vapor phase also. Okay, now अब अगर हम राउल्स लॉ की बात करते हैं तो जो राउल्स लॉ है और हेनरीज लॉ जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, वो काफ़ी हद तक सिमिलर है. काफ़ी हद तक मीन्स देखा जाए तो वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं. सो राउल्स लॉ जो है वो एक स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ है. अगर हम हेनरीज लॉ को देखें और राउल्स लॉ को देखें तो दोनों में क्या समानता है. राउल्स लॉ में हमने देखा कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है दैट इज इक्वलेंट टू द pressure of pure component which is a constant value into the chi, यानी कि mole fraction of that particular component. एंड अगर हम हेनरीज लॉ को देखते हैं तो हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि जो पार्शियल प्रेशर है ऑफ गैस दैट इज इक्वल टू KH इंटू काई, यानी कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी काई, यानी कि मोल फ्रैक्शन. सो हियर कैन यू कंपेयर द टू वैल्यूज, बोथ आर सेम. पार्शियल प्रेशर यहाँ पे भी दिया है, पार्शियल प्रेशर वहाँ पे भी दिया हुआ है. यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू P1 नॉट है और वहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू KH है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट. यहाँ पे भी मोल फ्रैक्शन है, वहाँ पे भी मोल फ्रैक्शन है. तो देखा जाए तो दोनों ही जो लॉज हैं वो एक दूसरे के स्पेशल केसेस हैं, या हम बोल सकते हैं कि जो राउल्स लॉ है वो हेनरीज लॉ का ही एक स्पेशल केस है. बिकॉज दोनों ही लॉ लगभग देखो तो एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. हेनरीज लॉ बात करता है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की, और जो राउल्स लॉ है वो बेसिकली
बात तो लिक्विड लिक्विड की करता है, बट जो लिक्विड गैसेस फेज में चला गया है, द लिक्विड विच हैज़ एंटर्ड इन टू वेपर फेज, तो देखा जाए तो वो भी गैस इन लिक्विड वाला ही बोल सकते हो, मान सकते हो. सो लेट अस अज्यूम कि ये दोनों ही गैस इन लिक्विड को रिलेट कर रहे हैं. हेनरीज में गैस इन लिक्विड और राउल्ट्स में लिक्विड इन लिक्विड, बट liquid has entered in vapor phase, gas phase, and hence both are going to exert the pressure obviously. So pressure, I hope यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा. Raoult's law and Henry's law and the liquid liquid solution. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ आर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. लिक्विड सॉल्यूशन ही है, बट इट इज़ द सेकेंड टाइप वन, दैट इज़ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन. अभी हमने लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन देखा था, इसके बाद हम सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको समझ में भी आया है, अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए. तब तक के लिए गुड बाय.